गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज क्लास 7 का हिंदी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि चैप्टर है 2, जो कि हम आधा पढ़ा चुके थे। अब हम पढ़ाएंगे स्वरों की मात्राएं। जब स्वर व्यंजन के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो वह अपना मूल रूप खो देते हैं, तब उनका स्वरूप बदल जाता है। उनका वह बदला हुआ स्वरूप ही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। अब है नंबर 1, स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग। जैसे अनार, आम। स्वरों को मात्रा के रूप में प्रयोग, जैसे बल, माला, किला। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्वरों के लिए जो भी चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं वो मात्रा कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अयोगवा। हिंदी वर्णमाला में अंग और अ दो ऐसे वर्ण हैं जो अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। अंग और अ दो ऐसे वर्ण हैं जो अयोगवा के रूप में आते हैं। ना ही ये स्वर है और ना ही व्यंजन, परंतु इनकी भी स्वरों की तरह क्या होती है? मात्राएं होती है। अतः यह स्वर के साथ लिखे जाते हैं। अब है अनुस्वार। जिस स्वर का उच्चारण करते समय वायु नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। मतलब हम कोई भी अगर शब्द बोलते हैं तो उस मतलब हवा क्या होता है? नाक के द्वारा वो निकलती है। उसका चिन्ह बिंदु होता है, जैसे बिंदी होता है, जैसे पंजाब, मंदा। अब है अनुनासिक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। तो जब भी हम कोई उच्चारण करते हैं तो देखते हैं कि हवा के द्वारा जो भी शब्द हम लोग बोलते हैं वो मुख और नाक दोनों के सहारा से वो निकलती है, तो वो अनुनासिक कहते हैं। तो इसका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु, जैसे चांद और आँच। अब है विसर्ग। इसका उच्चारण ह हलन की तरह किया जाता है। इसे अ के साथ लगाकर अह की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है। जैसे हम लोग कभी लिखते हैं क्या? अतः, पुनः, प्रातः आदि। अब है दूसरा नंबर व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। जब भी हम व्यंजन का उच्चारण जब करते हैं तो उसमें क्या होता है? स्वर की सहायता से ही बोलती है। इसका उच्चारण करते समय वायु मुख के विभिन्न भागों जैसे जीभ, ओठ, दांत, तालु या कंठ से टकराकर बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन हैं और 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन, और 2 अन्य व्यंजनों को मिलाकर कुल 39 व्यंजन होते हैं। अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करती है। जब भी हम कोई उच्चारण करते हैं तो देखते हैं जीभ मेरे क्या है? मुख के किसी भी कोई न कोई भाग को अवश्य उसको क्या कहती है? छूती है। उसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन क से म तक क्या होता है? स्पर्श व्यंजन है। ये निम्नलिखित है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग का नाम, व्यंजन, उच्चारण स्थान और नाम। दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ का तात्पर्य है बीच में स्थित। ये व्यंजन स्वरों और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं। मध्य यानी बीच में स्थित होते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है उसे हम लोग अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिन व्यंजनों का जब भी हम कोई अगर उच्चारण करते हैं व्यंजन का, तो जब हम बोलते हैं वह मुख के किसी भी भाग को वह पूरी तरह नहीं छू पाती है, यानी स्पर्श नहीं कर पाती है, तो वो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितना होता है? 4 होता है, य, र, ल और व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। तो यहाँ पे है तालबे श। तो देख रहे हैं कि इसको बोलने के समय क्या हो रहा है? ऊष्म या
गर्मी के साथ वो शब्द निकल रहा है। व्यंजन के 3 भेदों के अतिरिक्त संयुक्त और द्वित्व व्यंजन भी हैं। तो पहला हम बता दें संयुक्त व्यंजन के बारे में। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनको क्या बोला जाता है? संयुक्ताक्षर भी कहलाते हैं। ये संख्या में भी 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है और इसको संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन। एक जैसा 2 समान वर्गों के संयोग से बनने वाले व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे एक ही समान मतलब 2 समान ही वर्ग है और दोनों के मिलने से जो संयोग बनने वाले व्यंजन को हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे बच्चा, कच्चा, पत्ता और गत्ता। तो एक ही जैसा देख रहे हैं कि 2 समान वर्ण हैं। अब है उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। तो पहला बता दें हम अल्प प्राण के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु को कम समय और कम प्रयत्न करना पड़ता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्प प्राण व्यंजन। जब भी देखते हैं कि हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो मेरा सांस वायु को क्या हो रहा है? कम समय और कम प्रयत्न करना पड़ता है, मतलब कम ही समय में वो हम बोल देते हैं, उसको हम लोग अल्प व्यंजन कहते हैं। दूसरा है महाप्राण। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु को अधिक समय और अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। तो जैसा हमने बोला कि अल्प प्राण में क्या होता है? बहुत कम समय लगता है बोलने में और प्रयत्न भी कम करना पड़ता है। और महाप्राण में वही उच्चारण करते समय हम लोग को अधिक समय उसमें देना पड़ता है, तो उसे हम लोग महाप्राण करते हैं। अब है वर्ण संयोग। 2 वर्णों का परस्पर मेल वर्ण संयोग कहलाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं 2 वर्णों का जो मेल होता है उसे हम लोग वर्ण संयोग कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कलेश, अध्यापक, दो वर्णों का परस्पर मेल से ही वर्ण संयोग बनता है। वर्ण संयोग 2 प्रकार से होता है। एक होता है स्वर और व्यंजन का संयोग, दूसरा व्यंजन और व्यंजन का संयोग। तो पहला है स्वर और व्यंजन संयोग। हम जानते हैं कि व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता अधिक है। स्वर व्यंजन के नीचे ह, हल चिन्ह जैसे हलंत के रूप में लगाया जाता है, जैसे क हलंत और ख हलंत। दूसरा है व्यंजन और व्यंजन का संयोग। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को आपस में मिलाने से भी संयुक्त ध्वनियाँ बनती है। व्यंजन को व्यंजन से मिलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो इसमें बोला जा रहा है यदि खड़ी पाई जाने व्यंजनों का मेल अपने से आगे वाले व्यंजन के साथ किया जाता है तो उनकी पाई को क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। ऐसे व्यंजन हैं ख और ग। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे प्यार, बच्चा, कुल्हाड़ी और बिना पाई वाले व्यंजन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे है गठड़ी, चिन्ह, पूरा हलंत के द्वारा इसको लिखा जाता है। और है र व्यंजन के संयोग। तो र व्यंजन के संयोग से सर्वाधिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसका संयोग करते समय सबसे अधिक सावधानी रखनी पड़ती है क्योंकि जरा सी असावधानी हो जाने पर शब्द का क्या होता है? अर्थ बदल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे नंबर 1 है स्वर रहित र हलंत के द्वारा हम यहाँ पे किया गया र हलंत है, जैसे दर्पण को दर्शाया गया है। और र से पूर्व किसी स्वर रहित व्यंजन के होने पर र को उसकी पाई के नीचे हलंत के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे क हलंत जो र, तो यहाँ पे क्या बन गया? क्र। ट हलंत जो ड हलंत के साथ र हलंत का संयोग होने पर उनके नीचे की ओर र को रूप में किया जाता है। जैसे ट हलंत जो र, तो हम लोग क्या लिखते हैं? ट्र। तो ट्र के नीचे आप देख रहे हैं जो मात्रा लगा हुआ है। तालबे श हलंत के साथ र का संयोग श्र का रूप ले लेता है। जैसे तालबे हलंत जो र, यानी हम लोग उसको श्र यानी श्रम। तो श्र को हम लोग कैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे अक्षर को यहाँ पे तोड़ के ये जो लिखा गया है।
अब है वर्तनी और वर्ण विच्छेद। शब्दों का सही रूप में लिखने के लिए जिन वर्णों का क्रमशः प्रयोग किया जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आप लोग देख रहे हैं कालाकार, पर्वत, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? कालाकार को बताया गया है, वर्ण विच्छेद करके यहाँ पे लिखा गया है। अब है दूसरा उच्चारण। भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व होता है। किसी भी भाषा के वर्णों को बोलने के तरीके और प्रणाली को ही उच्चारण कहते हैं। भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अशुद्ध उच्चारण से वर्तनी को अनेक अशुद्धियाँ हो जाती है, जिससे भाषा अपना प्रभाव खो देती है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो बहुत ही सही तरीके से बोलना चाहिए। अगर उसका शुद्ध उच्चारण नहीं होता है तो वह सेंटेंस क्या होता है? गलत हो जाता है। तो इसलिए जब हम कोई भी उच्चारण करते हैं तो वर्तनी को क्या होता है? बहुत तरह का उसमें अशुद्धियाँ हो जाती है। अगर सही भाषा अपना प्रभाव क्या करती है? बाद में खो देती है। इसलिए उच्चारण करते समय हम लोग को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तो जैसे आप देख सकते हैं PDF में यहाँ पे अशुद्ध और उसको शुद्ध करके लिखने का बताया गया है। तो चलिए ये आप लोग का तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2। अब हम आप लोग को क्या है? होमवर्क दे देते हैं। तो पहला आप लोग लिखिएगा मात्रा किसे कहते हैं। उसके बाद है अयोगवाक किसे कहते हैं, अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं और विसर्ग किसे कहते हैं। उसके बाद है व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद लिखिएगा, 3 भेद का डिफिनेशन लिखना है। और उसके बाद है संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। उसके बाद द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद लिखिएगा, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण का डिफिनेशन लिखना है और एक एक एग्जाम्पल दे देना है। वर्ण संयोग किसे कहते हैं। वर्ण संयोग कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और व्यंजन का संयोग और दूसरा व्यंजन और व्यंजन का संयोग। उसके बाद आप लोग का क्या है? उच्चारण किसे कहते हैं। तो ये PDF के द्वारा आप लोग को क्वेश्चन भेजा जा रहा है, जिससे आप लोग होमवर्क है ये आपको कॉपी में लिखना है और इसको याद भी करना है। चलिए धन्यवाद।